ओके, तो देखिए जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है और इसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहले जीके जीएस, फिर हिंदी, फिर मैथ, उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इन सभी पर आपको कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। और देखिए आज के वीडियो में हम संख्यात्मक अभिरुचि यानी मैथमेटिक के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जिस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आगे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। और आज देखिए आज 28/1/2019 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों को आज ओके, तो देखिए देखते हैं हम आज के पहले प्रश्न को। देखिए इसमें कह रहा है ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। देखिए इसमें जो शब्द आया है, अब देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि रीजनिंग में जैसे आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो शब्द इससे जस्ट पहले के लिए आता है, तो देखिए ये कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, यानी बी सी से तिगुना कुशल है। अब देखिए इसमें ए बी और सी की कार्य क्षमताओं के बारे में डिस्कस किया गया है। कह रहा है कि सी से बी सी से तिगुना कुशल है। इसमें यदि हम सी को 1 मान लें तो कह रहा है कि बी सी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना, यानी बी सी से 3 गुना कुशल है, तो बी को हम इसमें 3 मानेंगे। और इसके आगे यदि देखें तो ए बी से आधा कुशल है, यानी ए बी से आधा कुशल है, यानी 1.5 इससे आधा कुशल होगा। देखिए अब इसमें दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए इसमें सबसे पहले तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए तो इसमें सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 2 और बी को इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और ए हो जाएगा 3, यानी ए 3 की क्षमता से कार्य करेगा, बी 6 की क्षमता से और सी 2 की क्षमता से कार्य। देखिए तो आगे कह रहा है वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि बी अकेले उसे 6 दिनों में पूरा करेगा। ये देखिए बी की कार्य क्षमता 6 है और 6 की क्षमता से वह 6 दिनों में कार्य पूरा करता है, यानी इससे पता चलता है कि टोटल काम 36 है। और कह रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो देखिए तीनों को यदि जोड़ दें तो तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी 6 3 9 2 11, यानी 11 की क्षमता से 36 काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो हो जाएगा 36/11। और यदि हम 11 में 36 को भाग दें तो हो जाएगा, देखिए 11 को यदि 36 से देखिए 36 को 11 से भाग दें तो यहाँ आ जाएगा 11 3 33, यहाँ बच गया 3, फिर दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 0, 11 दूनी 22 और बच गया हमारे यहाँ से 8, ये हो जाएगा 80, 11 7 77, यानी 3.27 दिनों में कार्य को पूरा कर सकेगा, यानी तीनों मिलकर 3.27 दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इस तरह से हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। और देखिए यक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यदि हम इसमें सबसे पहले मान लें यक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी यदि हम ए मान लें तो यक्स द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी 75 माइनस ए हो जाएगी। और देखिए अब यहाँ से यदि हम देखें तो हमें टोटल 8 घंटे में दूरी तय करता है, जिसमें से पैदल प्लस साइकिल दोनों से है, दोनों से मिलाकर समय 8 घंटे। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और देखिए इसमें यदि हम रखें तो पैदल जो कि हम लोगों ने माना है कि इसकी दूरी ए है और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से 75 माइनस ए है और इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आएगा। देखिए इसको सॉल्व करके ए का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा पैदल कितनी दूरी तय की ये आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 25 60, यहाँ आ गया 60 और ये हो जाएगा 12 ए प्लस 75 माइनस ए और ये हो जाएगा 5 बराबर 8। इसको यदि हम और अधिक सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 ए प्लस फिर 75 गुणे 5 माइनस 5 ए बराबर 8 गुणे 60। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 ए और देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 25 25 को 5 हासिल आ गया 2, 7 25 35 36 37, यानी 375 और यहाँ आ जाएगा 8 6 48 यानी 480। अब देखिए अब 480 में से 375 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 105 और ये हो जाएगा 7 ए बराबर 105।
अब ए बराबर निकालने के लिए इसमें 105 में 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और फिर यहाँ पे 3 और फिर ए 5 35, तो हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 15 किलोमीटर हमारी आ गया इसमें आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए तो इस तरह से अब हम इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए तो अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को बनाया जाता है जिसमें शंकु का व्यास ज्ञात करना है। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, इसमें शंकु का हमें व्यास ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसमें दोनों का आयतन सेम है, तो गोले का आयतन जैसे कि आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए इसमें R1 और इसको हम R2 मान लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम इसमें 4 जो कटता है इसको पहले काट देते हैं, तो यहाँ से 3 कट जाएगा और पाई खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और R1 क्यूब। R1 यहाँ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 × 10 × 10 और यहाँ पर देखिए R2 हमें ज्ञात करना होगा। R2 स्क्वायर प्लस एच का मान यहाँ पर भी 10 दे दिया गया है। तो देखिए अब 10 से 10 को इसमें ख़त्म करेंगे तो और यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 और R2 का मान यानी शंकु के त्रिज्या का मान हमें इसमें से निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए R2 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिज्या है और यहाँ पर हमें इसका व्यास ज्ञात करना है, क्योंकि व्यास पूछ रहा है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से देखिए हम इसकी अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि एक सेट में से 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं और सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाए तो उस सेट में औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। जैसे देखिए एक समुच्चय है जो कि 3 से शुरू होता है और उसमें 5 पूर्णांक दिए गए हैं। तो देखिए इसमें 3, 4, 5, 6 और 7, ये 5 पूर्णांक इसमें दिए गए हैं और कह रहा है कि यदि इसमें सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाए यानी 7 को यदि हटा दिया जाए तो इसके औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका हमें औसत ज्ञात करना होगा और इसका क्योंकि ये लगातार संख्या है तो इसके बीच वाली संख्या ही इसका औसत हो जाएगी। तो इसका औसत हो गया 5। अब कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़े पूर्णांक यानी 7 को हटा दिया जाए तो इसका औसत निकाल के उसमें से कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो देखिए इसमें से अब बच गया 3, 4, 5 और 6 ये संख्या है। अब इसका औसत ज्ञात करना हो, चूँकि देखिए सभी लगातार हैं तो इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 से भाग दे देंगे तो इसका औसत आ जाएगा, हो जाएगा 5, 4, 9। 9 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5। देखिए अब कह रहा है इसमें प्रतिशत कितना कमी हो जाएगी। प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए इसमें 5 में से 4.5 को माइनस करेंगे और चूँकि प्रीवियस पहला संख्या 5 है तो इसमें 5 से हम भाग कर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5/5 × 100 और इसमें इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50/5 और यहाँ प्रतिशत का साइन भी लग जाएगा, ये हो जाएगा 10 यानी यहाँ से आगे हमारा 10%। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए इस तरह से हम इसके अगले प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न है, यह कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है। तो देखिए यहाँ 64 है और इसके कौन से ऐसे 2 गुणनखंड हैं जिनका योग न्यूनतम है। तो देखिए 64 का यदि हम गुणनखंड निकालें तो ये हो जाएगा 64 × 1, यदि इसका गुणा करेंगे तो 64 आएगा। फिर इसी तरह से यदि हम 32 × 2 यदि इसका भी गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त होगा और इस तरह से यदि हम ज्ञात करें तो हो जाएगा 16 × 4 जाएगा 16 × 4 और यदि इसके आगे देखें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 × 8। तो 64 की ये 4 गुणनखंड है, 2 अंकों के 4 गुणनखंड है। अब देखिए इनमें से कह रहा है कि न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग यानी हम इनको जोड़ें जो कि तो इसमें से सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी आएगी, वही होगा हमारा आंसर। तो इनको जोड़ने पर यहाँ प्राप्त होगा 65 और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32, 2, 34, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8 × 8 यानी 16 सबसे छोटी संख्या है। देखिए तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2 पूर्णांकों का योग हमारा 16 होगा। देखिए तो अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। देखिए ये संख्या दी गई है 1200
और इसमें किसका गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए ऑप्शन में यदि देखें तो 2, 3, 4, 5 है। देखिए इन सभी को गुणा करके हम देख लेते हैं कि इसमें किस संख्या से वो पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2400, और इसी तरह से यदि हम 1200 में 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 12 3 3600। यदि इसी तरह 4 से गुणा करें तो हो जाएगा 4800। लेकिन देखिए ये संख्या जो 3600 है ये ही हमारा पूर्ण वर्ग है, ये 60 का स्क्वायर है। इस तरह से पता चलता है कि ये 3 से गुणा करने में इससे हम पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि रूट में 3, देखिए ये पूरा रूट यहाँ तक लगा हुआ है सब। देखिए इसको हम एक बार दोबारा लिख लेते हो जाएगा हमारा 64 रूट प्लस 73 रूट प्लस 27, ये हो जाएगा रूट में, फिर आ गया प्लस 3 और ये हो गया पूरा रूट में। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले तो इसको देखिए ये 8 का स्क्वायर है, तो जैसे कि पता होता है 8 गुणे 8, इस तरह से करने में लगाओ तो एक बाहर आ जाएगा हमारा इसमें से 8, तो हो जाएगा 8 और फिर प्लस 73। अब 73 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। अब देखिए अब यहाँ से 81 रूट में है तो 81, यहाँ से 81 रूट में है तो अब 81 9 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 9 में यदि 27 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 9 7 16 6 हासिल 2 1 3 36। अब यहाँ से देखिए यहाँ से 6 यानी 36 6 का वर्ग है तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा और इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा रूट में 6 3 9। इस तरह से यहाँ से हमारा 3 बाहर आ जाएगा तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए इस तरह के हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि यदि x बटे वाई बराबर 4/5, ये देखिए यहाँ कह रहा है x बटे वाई बराबर 4/5 तो और 7x प्लस 6y बराबर 29 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि यहाँ देखा जाए 7x प्लस 6y बराबर यदि 29 है तो y का मान ज्ञात किया जाए। तो देखिए y का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसमें x का मान सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो x बराबर हो जाएगा 4/5y। देखिए इस x के मान को इसमें हमें पुट करना होगा। तो देखिए यहाँ 7 है और इसकी जगह पर 4/5y हमें रख देना होगा, फिर ये हो जाएगा 6y बराबर 29। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 y प्लस 6 25 30 y, फिर इस 5 से इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9 25 45 को 5 हासिल बच गया 4 और फिर 5 2 10 4 14। इस तरह से हमारा आ गया 28y प्लस 36y बराबर 145। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 6 14 4 हासिल 1, फिर 3 2 5 1 6 यानी 64y बराबर आ जाएगा 145। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हमें 64 में 145 में 64 से भाग देना होगा। अब देखिए इसको भाग देते हैं तो हो जाएगा एक पहले 2 बार में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। यहाँ से यदि हम इसको माइनस करें तो यहाँ से आ जाएगा 15 यानी 7 1 17। देखिए इसको और सॉल्व करने के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे और रह जाएगा 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया था तो 6 दूनी 12 6 3 18, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 2 बार में ही यहाँ पर भी जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2.2 की ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और देखिए इसी तरह से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मस और लस क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे पता है यदि इसमें 2 संख्याएं दी गई जिनका मस और लस 2 और 60 है और उनका अंतर यदि देखिए तुलना करने पर उनका 14 अधिक है, यानी कि इसका अंतर दिया गया 14। यदि हम मान लें कि 2 संख्याएं a और b है और इनका अंतर a माइनस b बराबर 14 दिया गया है। अब देखिए इस तरह से यदि हम देखें आगे तो यह कह रहा है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे कि ऑप्शन में पता कि इसमें से एक ऑप्शन सही है और इसमें से वही संख्या छोटी संख्या होगी। देखिए यदि हम छोटी संख्या को यहाँ पर यदि 4 रखते हैं तो a का मान हमारा यहाँ से आ जाएगा 14 4 18। यदि हम छोटी संख्या को यदि 5 और देखिए अब यहाँ एक संख्या हमारी b हो गया 4 और a हो गया c 18। अब देखिए यदि इनका हम मसा निकालें तो हो जाएगा 4 18, यदि मसा निकालें तो हो जाएगा 2 और 9, यानी इसका मसा तो आ गया 2 जो कि मसा दिया गया भी है। लेकिन यदि इसका एलसीएम निकालें तो हो जाएगा 9 दूनी 18 18 दूनी 36, यानी एलसीएम इसका आ गया 36 और यहाँ पर दिया गया है 60, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसी तरह से हम अपने अगले ऑप्शन यानी सभी ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए यदि इसकी जगह पर यदि हम
ए माइनस बी बराबर 14। और बी की जगह पर यदि हम 5 रखें तो ए का मान हो जाएगा हमारा यहाँ से 14 5 19। और देखिए यदि हम 5 और 14 का मसा निकालें तो 2 नहीं प्राप्त होगा और एलसीएम भी नहीं प्राप्त होगा, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और इसी तरह से यदि हम देखें ए माइनस बी बराबर 14, तो यहाँ से हो जाएगा ए, बी की जगह पर यदि हम 6 रखें और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14, तो ए का मान हमारा हो जाएगा 14 6 20, यानी ए का मान यहाँ से प्राप्त हो गया 20। अब देखिए अब इसमें 6 और 20 का यदि हम मसा निकालें यहाँ से तो हो जाएगा 6 20, और इसका मसा निकालने 2 से काटे तो हो जाएगा 3 और ये हो गया 10। अब यहाँ से इसका मसा हमारा आ गया 2, जो कि इसमें दिया गया, प्रश्न में दिया भी गया कि उस संख्याओं का मसा 2 होगा। और इसका एलसीएम निकालें तो देखिए एलसीएम भी हो जाएगा 10 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 60 के बराबर आ जाएगा और एलसीएम भी हमारा 60 के बराबर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि यदि हम छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी हमारी 6 होगी और बड़ी संख्या 20 होगी, जिसका मसा 2 और एलसीएम 60 दिया गया है इसमें, उस इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। और देखिए इसी तरह से आप चाहे तो ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं। और देखिए अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ अगला प्रश्न दिया, देखिए तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कैंडियाँ वितरित की जाती है। बी को ए से मिलने वाली अधिक कैंडियाँ मिलती हैं, मतलब बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं। देखिए यहाँ टोटल दिया गया है, यदि ए अनुपात बी को दे दिया गया है 4:9, यदि हम इनको जोड़ें तो हो जाएगा 13। देखिए इसी 13 को 39 के बराबर यहाँ कहा गया है, तो देखिए यदि इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 39 हो जाएगा। और कह रहा है कि उन दोनों के ए और बी में कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं, बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ, देखो तो कह रहा है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं। तो यहाँ से देखें तो हमारा इसका अंतर 5 हो जाएगा, जो कि देखिए इसके 3 गुने के बराबर है, तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा इसका अंतर आ जाएगा 15, जो कि यही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। एक बी को ए से 15 कैंडियाँ अधिक मिलेंगी। देखिए इस तरह से देखिए तो अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि कपड़े के एक टुकड़े को 600 में खरीदा गया है। देखिए एक कपड़ा है जिसको 600 में खरीदा गया, यानी उसका सीपी यहाँ पर 600 हो गया और सिलाई में 40 रुपया देने के बाद 12.5% के लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए अब 600 में खरीदा गया और 40 रुपया इसकी सिलाई को दे दिया गया, तो यहाँ से हमारा हो गया 640 रुपया। अब कह रहा है कि 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा गया। देखिए यहाँ दिया गया 12.5% का लाभ, यदि इसे भिन्न में बदले तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/8। जैसे कि भिन्न में बदलने के लिए आपको पता होगा 12.5/100 से गुणा किया जाता है और इस प्रतिशत को हटा दिया जाता है, तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा 1/8। तो कि कह रहा है कि इतना प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 8 से 1 ज़्यादा, यानी ये हो जाएगा 9/। देखिए कह रहा है कि लाभ पाने के लिए, यानी 8 में 1 जोड़ देते हो जाएगा 9/8, यानी 9 हो जाएगा वो संख्या, जो पहले 8 थी वो अब 9 हो जाएगा, तो उसमें 12.5% का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अब इससे हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9/8। अब 8 से इसको भाग देंगे, 8 64, तो हो जाएगा 80 गुणे 9। अब देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो 8 9 72, यहाँ से हो जाएगा हमारा 720। देखिए ये 720 रुपये में 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 720 रुपये में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए इसी तरह से हम अपने देखिए तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु को 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को अंकित मूल्य ज्ञात करें। और देखिए वस्तु की अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ देखिएगा तो आपको 4 चीज़ें दिखेंगी, जिसमें देखिए सबसे पहले सीपी दिया गया है यहाँ पर 2500, फिर हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, इसमें से हमें ज्ञात करना है, और फिर आगे दिया गया है कि उसका अंकित मूल्य पर छूट, यानी इसमें छूट डिस्काउंट दे दिया गया है 12% का, और इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है 10% का। देखिए जैसे कि आपको पता होगा एक कि फॉर्मूला होता है SP बराबर SP। अब देखिए इस SP का मतलब क्या होता है और इस SP का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ से यदि CP में हम प्रॉफिट अपना जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखिए अब यहाँ से हमारा CP दिया है, CP गुणे प्रॉफिट परसेंटेज, इसके बराबर, और ये इस SP का मतलब होता है मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग मतलब SP के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा मार्क प्राइस गुणे डिस्काउंट,
यदि इसको किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा SP के बराबर। अब देखिए अब इसी पर रख के हमें अपना मार्क प्राइस का मान ज्ञात कर लेना हो। देखिए यहाँ से CP दिया गया है 2500 और इसमें प्रॉफिट है 10% का, और यहाँ पर MRP दिया गया है इसमें डिस्काउंट दिया गया है 12% का। 12% यानी देखिए ये हो जाएगा 110। इसमें से यदि हम 12% देखें डिस्काउंट करें तो यहाँ से हो जाएगा 88% का। देखिए इस परसेंटेज से परसेंटेज को ख़त्म करेंगे और यहाँ से मार्क प्राइस का अपनी मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2500 गुणे देखिए ये 11 है और ये हो जाएगा 110/88। देखिए इसको सॉल्व करें 11 से काटे तो ये हो जाएगा 11/88 और यहाँ पर बच गया हमारा 10, यहाँ पर बच गया 10। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा 25,000/8। अब देखिए अब इसको यदि इसमें भाग दिया जाए तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3,125 रुपया, जो कि इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 3,125 रुपया। देखिए इसको आप भाग करके देखिएगा यही प्राप्त होगा 3,125 रुपया। देखिए अब ये तो हो गया इस प्रश्न की बात। अब देखिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 की राशि दोगुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ कह रहा है 1500 की राशि दोगुनी हो जाएगी, यानी इसका साधारण ब्याज, इसमें ब्याज हमारा मिल जाएगा लगभग उसी मूल्य के बराबर, मूलधन के बराबर। तो देखिए यहाँ से ब्याज हमें मिल जाएगा 1500 और यहाँ कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, यानी यहाँ से रेट दे दिया गया हमें 4% और कह रहा है और टाइम हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। देखिए और यहाँ से मूलधन यदि देखा जाए तो मूलधन हमें दिया गया है, मूलधन ये दे दिया गया है 1500। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे कि हमें पता होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए इसी का फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से साधारण ब्याज जैसे कि हमें पता है 1500 हो गया, मूलधन भी हमारा 1500 के बराबर ही है और दर दे दिया गया 4% और समय हमें यहाँ से ज्ञात करना है। टाइम को यदि हम x मान लें और 100 से गुणा कर दें तो यहाँ से हम देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न का हमें x का मान यानी टाइम निकालते हैं। तो देखिए इसे ये काट देंगे, जो कि इस दोनों बराबर है तो इसे काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4x बराबर 100 और x बराबर मान ज्ञात करने के लिए हो जाएगा 100/4 जो कि होता है 25 वर्ष। ये हो जाएगा 25 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। यानी 25 वर्ष में कोई धन राशि स्वयं 4% की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो देखिए अब इसके अगले प्रश्न को भी देखते हैं। तो देखिए तुम्हारा अगला प्रश्न है, यह कह रहा है A, B और C के बीच में 1152 के अनुपात में 7-8 के अनुसार इतने के अनुसार 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें A, B, C और किसी का भी हिस्सा यदि पूछ रहा हो तो उसके लिए सबसे पहले तो हम A, B, C का अनुपात देख लेते हैं। तो हो जाएगा 7, 8 और 9 और हमारा टोटल पैसा दिया गया है 1152 रुपया। अब देखिए इसमें से कह रहा है A का हिस्सा, तो जो जिसका हिस्सा कह रहा है उसमें उसका हम गुणा कर देंगे, बाकी सभी को जोड़कर यहाँ पर भाग दे दिया जाएगा। देखिए इनको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 + 9 तो ये हो जाएगा 8, 9, 17 और 17 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14 24, ये हो जाएगा हमारा 24। यदि 24 का इसमें भाग देकर 7 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा A का हिस्सा। ये 24 से इसमें हम भाग देते हैं तो हो जाएगा 24, 1, 1, 5, 2। इसमें देखिए 24 यदि इसको हम 4 बार में देखें तो हो जाएगा 4 × 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1, 9। यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसमें से घटाएंगे तो 9 और इसमें से 10 बचा, 10 में से 9 गया 1 और फिर यहाँ बच गया 2। देखिए अब इसमें यदि 8 से दें तो 8 × 32 को 2 हासिल हमारा बच गया 3, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 3, 19। यहाँ से हमारा आ जाएगा 152, यानी इसमें से इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 48 और 48 × 7 यदि इसका गुणा करें तो हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए अब यहाँ से इसका गुणा करते हैं तो देखो 7 × 7 तो 56 का 6 हासिल आ गया हमारा 5, फिर आ गया 7 × 4 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी यहाँ से हमारा टोटल आंसर आ गया 336। यानी A का हिस्सा, इस प्राइज में से A का हिस्सा जो कि है 336। ये देखिए ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। और देखिए यदि हम इसी तरह से अगले प्रश्न को भी देखते हैं, देखिए तो ये है हमारा अगला प्रश्न। देखिए कह रहा है कि A, B और C के बीच में 5000 का कारोबार प्रारंभ 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। B ने C से
की तुलना में 6000 अधिक दिया, क्योंकि ए ने बी की तुलना में 2000 अधिक दिया। यदि कुल लाभ 10,000 प्राप्त होता है तो ए का हिस्सा ज्ञात करना हो। ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए इसमें भी ए का हिस्सा ही हमें पता करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इसमें इसका अनुपात नहीं दिया गया है, जिसको हमें सबसे पहले इसको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ कह रहा है कि ए ने बी की तुलना में 2000 अधिक दिया, और ऊपर कह रहा है कि बी ने सी की तुलना में 6000 रुपया अधिक दिया। बी ने अधिक दिया, यानी सी को यदि हम x मान लें और यहाँ से x मानेंगे तो b जो कि सी से 6000 रुपया अधिक दे रहा है, तो हमारे b का मान हो जाएगा x प्लस 6000। और इस तरह से a को देखें तो a कह रहा है a b से 2000 अधिक दिया है, यानी इसके जो 6000 दिया उससे भी 2000 अधिक दिया, तो a का हिस्सा हो जाएगा हमारा x प्लस 8000। अब देखिए ये हो गया ए बी सी का हिस्सा। अब इसमें से हम पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए टोटल हमारा अमाउंट है 50,000, जिसमें से यदि हम ए बी सी का हिस्सा देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, यानी 3x प्लस यदि इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, यहाँ से आ जाएगा 14,000। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हो जाएगा 3x बराबर 50,000 में से हमें 14,000 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 36,000। देखिए ये हो जाएगा 36,000। अब देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12,000। यदि देखिए इसमें से यदि हम इस तरह से देखें तो हमारा c का हिस्सा हो जाएगा 12,000 और एक c का हिस्सा हो जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए तो यहाँ से c का हिस्सा हो गया 12,000, b का हिस्सा हो गया 12 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18,000, और यहाँ से a का हिस्सा देखें तो इसमें देखिए 12 में 8 जोड़ना हो तो हो जाएगा 20,000। देखिए ये तो हो गया इन सभी का, इन सभी ने कितना पैसा दिया है, लेकिन हमें इसका अनुपात ज्ञात करना होगा। देखिए इसमें से हम 0 को काटेंगे हो जाएगा 12 100। देखिए यहाँ से 0 काटेंगे तो यहाँ से 3 0 खत्म हो जाएगा, ये भी 3 0 ये भी 3 0 तो हो जाएगा 12 अनुपात, फिर यहाँ आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20। यदि देखिए इसको और सॉल्व किया जा सकता है, ये हो जाएगा 6 9 और 10, यानी वो सभी 6 9 और 10 के अनुपात में ये पैसा दिए हैं। और कह रहा है कि इसमें से इसका लाभ जो कि 10,000 है, इसमें से ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ए का हिस्सा, देखिए यहाँ ये है सी का हिस्सा, ये है बी का हिस्सा और ये है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा यानी इसके 10%, इसमें 10 का अनुपात है, उसी को हमें ज्ञात करना होगा। देखिए अब ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे पहले तो देखते हैं हमारा जो 10,000 दिया गया है, 10,000 गुणे, अब देखिए ए का हिस्सा से इसमें गुणा करेंगे, बाकी सभी से भाग दे देंगे जो कि है, देखिए अब 10 और फिर 9 19 6 जो कि होता है 25, ये हो जाएगा 25 और इससे भाग देंगे तो 25 चौक को 100, 4 00 और इसको हो जाएगा हमारा 4,000, यानी इस 10,000 में से भी ए का हिस्सा हमारा आ गया 4,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए इसी तरह से हम अपने अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक पंसारी को 4 महीने की क्रम से 2,000, 2,500, 3,250 तथा 4,250 की बिक्री होती है, और कह रहा है कि उसे 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। यानी 4 महीने की बिक्री दी गई है और 5वें महीने की बिक्री पूछ रहा है कि यदि उसे 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करना है तो कितना बिक्री 5वें महीने में होनी चाहिए। देखिए इस तरह की ज्ञात करने के लिए जैसे कि पता होता है हमें, औसत निकालने के लिए सबसे पहले औसत, देखिए इसमें औसत निकालने के लिए हो जाएगा औसत बराबर इन सभी को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2,000 प्लस 2,500 प्लस 3,250 प्लस 4,250 प्लस 5वें महीने को हम x मानकर इसमें जोड़ लेते हैं और इसमें 5 से भाग दे दिया जाता है। तो देखिए ये हमारा अब प्राप्त हो जाएगा इसकी औसत के बराबर, यानी 3,500 के बराबर। देखिए अब इसको ज्ञात कर, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर भी 3,500 लिख लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 3,500। अब देखिए 5 को इधर हमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3,500 गुणे 5 बराबर, अब इसको जोड़ेंगे हमारा, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले सभी के लास्ट में 0 है तो 0 लिख लिया जाएगा, फिर 5 5 10 10 का हो जाएगा 0, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 2 4 4 5 4 9 9 1 10 10 का हो जाएगा 0, फिर यहाँ से 4 3 7 2 9 2 11 1 12, यानी हमारा आ गया 12,000 प्लस यक्स। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 0 5 25 25 को 5 86 लगे 2
फिर 5 × 15 2 17 यानी 17,500 रुपये। और यहाँ से हमें प्राप्त हो चुका है 12,000 प्लस यक्स। अब देखिए इस 12,000 को इधर माइनस करके हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें से यदि 12,000 हम माइनस करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5,500 रुपया, जो कि एक्स के मान होगा। यही देखिए एक्स हो जाएगा, यानी 5 महीने की बिक्री हो जाएगी 5,500। यदि 5 महीने में वो 5,500 की बिक्री करता है तो टोटल औसत 3,500 की औसत बिक्री के बराबर हो जाएगा। तो 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त कर सकता है। देखिए ये तो था ये प्रश्न। अब देखिए इसके हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो आज का हमारा ये अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वह काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ बी और सी का दिया गया है, बी प्लस सी काम को 40 दिनों में पूरा करेंगे। और कह रहा है ए बी और सी, यानी ए भी इसमें मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी यदि इसमें मिल जाए तो यह काम 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम टोटल काम निकालेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 40। देखिए 40 में इनका यदि हम इसको देखें कि इसका कितनी दर से बी और सी कितने की दर से काम करेंगे, तो इसमें से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और इसको देंगे तो हो जाएगा हमारा 2। यानी बी और सी 1 की दर से काम करेंगे और ए बी सी दोनों मिलकर 2 की दर से काम करेंगे, जो कि इसका दुगना है। तो देखिए अब देखिए हमें यहाँ से बी और सी इसमें से यदि माइनस करें तो हमें बच जाएगा ए, और यहाँ से भी यदि इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। यानी ए अकेले यदि 1 की दर से अकेले काम, बी और सी दोनों मिलकर 1 की दर से काम करेंगे और एक अकेले 1 की दर से काम करेगा। तो देखिए अब एक कह रहा है कि एक को वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम 40 है और 1 की दर से ए काम करता है, तो यानी 1 से इसमें भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, जो कि 40 के बराबर हो जाएगा। यानी ए 40 दिनों में वह काम पूरा